जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने इस चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब अपने पड़ोस में जो देश नेपाल है उसमें चुनाव संपन्न हुआ है प्रतिनिधि सभा का, और प्रतिनिधि सभा के उस चुनाव में नेपाल के राजनीति में वहाँ के धुरंधर राजनीतिज्ञों को वहाँ की जनता ने धूल चढ़ा दिया है। ये राजनीतिज्ञ लोग भी अपने आप को ही नेपाल मानने लगे थे, और अपने आप को नेपाल मानने वाले लोगों को वहाँ की जनता ने धूल भी चटाया, तो ऐसा कहीं का नहीं है। एक व्यक्ति, एक लड़का जिसका नाम बालन शाह, वह भारत के भूमि से अपना पढ़ाई लिखाई किया। उस व्यक्ति ने जैन जी के आंदोलन में अपना एक पहचान बनाया और अपने को, नेपाल के लोगों को, नेपाली अस्मिता के प्रश्न को खड़ा किया, और नेपाल के लोगों को, नेपाल के राजनीतिज्ञों को नेपाल के लिए काम करने का जज्बा अपने अंदर विकसित किया, और उन्हीं के उन जज्बों को वहाँ की जनता ने अपना समर्थन और सहयोग दिया। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि नेपाल के प्रतिनिधि सभा में 275 प्रतिनिधि हैं, और 275 प्रतिनिधि में जो वहाँ चुनाव हुआ है उनमें 165 जिसको वोटिंग के माध्यम से वोट करा करके, और 110 जो सीट है उस पर अनुपातिक प्रणाली से मतदान हुआ। और उस चुनाव में जो 165 सदस्यों का चुनाव हुआ है उसमें 125 सीट जीत करके, और बालन शाह ने अपना एक मजबूत दावेदारी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए ठोका, और नेपाल के इतिहास में पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर आ रही है। आपने देखा कि नेपाल में आज से 1 साल पहले जब जैन जी का आंदोलन हुआ था, तो वहाँ के लोकसभा को, प्रेसिडेंट्स ऑफिस को और वहाँ के सेक्रेटारिएट को जैन जी के लोगों ने तबाह कर दिया, और उस समय अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर बना था। लेकिन भारत से पढ़ी हुई एक महिला जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम की थी, उनका नाम सुशीला कार्की, और सुशीला कार्की को वहाँ का कार्यवाहक सरकार का प्रधान बनाया गया, और उसके नेतृत्व में नेपाल चला। प्रबुद्ध महिला, शिक्षित महिला, ज्ञानवान महिला, धैर्यवान महिला ने यह सुनिश्चित किया कि 5 मार्च को हमको नेपाल का चुनाव करा लेना है, और वो अपने वादे के अनुसार 5 मार्च को नेपाल का चुनाव कराया। बांग्लादेश के जैसा नहीं। बांग्लादेश में तो वहाँ का कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो था वह चुनाव कराना ही नहीं चाहता था, और बांग्लादेश को और तबाह करने का सारा षड्यंत्र भी वह व्यक्ति रचा था। वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की परेशानी का कारण भी था वो, लेकिन नेपाल से बिल्कुल अछूता रहा। सुशीला कार्की ने अपने प्रतिज्ञा के हिसाब से काम किया और सही समय पर चुनाव कराया, और चुनाव कराने में काफ़ी सहयोग भी किया। इसलिए
सुशीला कार्की को हम लोग अपनी ओर से, मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना किसी तरीके का लोकतंत्र स्थापित करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ा। लेकिन मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ, वह है CPIML के उम्मीदवार जो झापा से चुनाव लड़े थे। झापा जो वहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि सभा का एक सीट है, KP शर्मा ओली और बालन शाह एक ही संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। बालन शाह जीते, वो भी 65,000 वोट के मार्जिन से। KP शर्मा ओली को हार का सामना करना, और भी पार्टियां उसको धूल चढ़ा दिया वहाँ की जनता ने। पुष्पदहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड एक समय था कि इनका तुति बोलता था। नेपाल की राजनीति में आज कहाँ है? कुछ वोटों से जीत करके आए हैं। अकेला नेता पुराने नेताओं में से ही जीत करके आए हैं। उनका क्या महत्व है, अब वही समझते हैं कि उनका क्या महत्व है। आज के समय में नेपाल में बालन शाह ने जिस मुद्दों को अपना आधार बना करके उनकी पार्टी, जिसके पार्टी का नाम था RSP यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और यह पार्टी भी एक पत्रकार के द्वारा बनाया हुआ एक पार्टी है जो विगत नेपाल में 4 साल से काम कर रहा है, और इतना बड़ा जो है सो परिणाम देने वाला यह एक अनोखा पार्टी नेपाल के अंदर है, जिसको पूर्ण बहुमत मिली है, पूर्ण रूपेण सत्ता मिली है। आज बालन शाह ने अपने चुनाव भाषणों में साफ साफ कहा कि मैं नेपाल को विकसित नेपाल बनाने के लिए काम करूंगा। नेपाल नेपालियों के लिए, नेपाली के अस्मिता को बचाने के लिए मैं उनके कामों के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ। तो एक समय था जब काठमांडू के अंदर शाह ने नेपाल के अंदर अपने कामों के बारे में बताया कि मैं काठमांडू में रहते हुए मैंने इन कामों को किया। आज भी यदि कोई व्यक्ति काठमांडू के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि नेपाल में बालन शाह ने कैसे काम किया। बालन शाह के कामों को, बालन शाह ने अपना काम जनता के समक्ष परोसा, बताया। जनता ने उसको सर आंखों पर बिठा करके नेपाल के गद्दी को का उत्तराधिकारी बना दिया। वह मूलतः मैथिली क्षेत्र से आते हैं। हम लोगों के क्षेत्र से नेपाल में ऐसा कहा जाता था, मधेश एक शब्द। तो पहली बार नेपाल के सत्ता में रामवरण यादव के रूप में और उपेंद्र यादव के रूप में कोई बड़ा नेता मिला था। रामवरण यादव और उपेंद्र यादव के बाद एक बालन शाह के रूप में बहुत बड़ा मधेसी नेता का प्रादुर्भाव नेपाल के पावन धरती पर हुआ और पशुपतिनाथ के धरती पर हुआ। और पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसको भी वहाँ पर जो भी सुधारात्मक काम करवाने का हुआ है उसमें बालन शाह का अति महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपाल में आज भी जो भी वहाँ के प्रतिष्ठा से जुड़े हुए जो भी वहाँ स्मारक हैं, उन सबों का काठमांडू के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सजाया और संवारा है। उन्हीं के इसी काम को देखते हुए बालन शाह को नेपाल की जनता ने पूरे नेपाल को सजाने और संवारने का काम किया। करने के लिए उनको जो है सो जनता ने अपना बहुमत दिया है कि आप नेपाल को सजाइए और संवारिए। और नेपाल के अंदर जो आज गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब के ऊपर अंकुश लगाइए और उन्नत नेपाल बनाने का काम कीजिए। उसमें उन्होंने भी घोषणा किया कि मैं सबका मदद दूंगा,
नरेंद्र मोदी का भी मदद दूंगा। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का मदद नेपाल को मिलता रहा है और नेपाल की सरकार ने, बालन शाह ने साफ साफ घोषणा किया कि हम इससे तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री से जो भी हमको मदद मिलना होगा उनसे मैं वार्ता करके उनका मदद लूँगा और विकसित नेपाल बनाने में सहयोग मांगूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को